इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियली तो हम लोग बातचीत करते हैं एनपीओ होता क्या है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो या तो ट्रेडिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द वन इज प्रॉफिट मेकिंग and the second one is not for profit making. बेटा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका अल्टीमेट एम प्रॉफिट अर्न करना हो, ये है अपने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग बातचीत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। क्या लगता है, क्या मुकेश अंबानी फ्री में काम करता है, लोगों के लिए सेवाएं करता है? नहीं, हर चीज के लिए उसको प्रॉफिट चाहिए। बड़ा इसी तरह से बातचीत करते हैं टाटा मोटर्स, इसी तरह से बात करें अडानी, दमानी, डीमार्ट, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से रन की जाती है। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनका अल्टीमेट एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं ICAI, नाम तो सुना ही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICSI, ICMAI, ये जो CA इंस्टीट्यूट है, चाहे CS इंस्टीट्यूट है, चाहे ICWA या CMA इंस्टीट्यूट है, ये सभी इंस्टीट्यूट एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका अल्टीमेट एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये केवल और केवल प्रोफेशनल पर्सन को डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं जो रन होती हैं। फिर इनके अलावा सपोज करिए कोई टेंपल है, हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल एक अपने एग्जांपल यहां पर कंसीडर किया है, तो इस इलस्ट्रेटिव लिस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर की है। ये इंस्टीट्यूशंस कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से रन नहीं की जाती हैं, और इन्हीं सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एनपीओ, राइट। हालांकि ये अलग बात है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, टेंपल, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सबसे ज्यादा प्रॉफिट ही यही अर्न करते हैं। आपने कुछ टेंपल्स के नाम सुने होंगे, तिरुपति बालाजी, राइट, शिरडी साईं बाबा, इसी तरह से बाकी दूसरे टेंपल्स हैं, इनकी अर्निंग्स जो हैं वो करोड़ ऑफ रुपीज पर डे के हिसाब से होती है। तो वो ठीक है, वो एक अलग मैटर है, बट इनका जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट होता है शुरुआत के अंदर, ये प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इवन ये प्रॉफिट अर्न भी करते हैं तो अगर तो वापस उसे सोशल सर्विसेज में ही यूटिलाइज किया जाता है। चलिए बट अब बातचीत करते हैं एनपीओ क्या है, ये तो क्लियर हो गया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन से रन नहीं होती है, इन्हें हम बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। बेटा 11th और 12th के स्टैंडर्ड में आपको अकाउंटिंग के बारे में समझाया गया था।
जितनी भी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से रन होती है, इन्हें आपको बताया गया होगा कि कुछ जर्नल हम लोग तैयार करते हैं, कुछ लेजर हम लोग तैयार करते हैं, कुछ सब्सिडियरी बुक्स हम लोग तैयार, इनके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, इनके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। और फाइनल अकाउंट में आप लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग पेनल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सभी जो रिकॉर्ड्स आप लोग मेंटेन करते हैं, ये किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बट अब बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ ये कहती है कि सर हम लोगों का इंटेंशन तो प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, तो फिर हम लोग ये रिकॉर्ड्स वगैरह क्यों मेंटेन करें। तो सरकार ने कहा कि भाई हमने मान लिया का प्रॉफिट अर्न करने इंटेंशन नहीं है, बट आपके यहाँ कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो होते ही है, आपके पास पैसा आता भी है और आपके यहाँ से पैसा जाता भी है, तो इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं तो आपको रिकॉर्ड करके हमें बताना ही पड़ेगा। इसके लिए आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करिए, ये मतलब सारी बुक्स मत मेंटेन करिए, बट आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कुछ लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सारी के सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है, बट एनपीओ के केस में वो सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। मतलब सर ये लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर हमें मेजर रूप से अगर देखा जाए तो 3 अकाउंट हैं जिन्हें हमें मेंटेन करना होगा, और इनके बारे में शायद आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा। 3 अकाउंट कौन कौन से हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। बेटा पहला अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा सेकेंड अकाउंट हम लोग यहाँ प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड अकाउंट में यहाँ प्रिपेयर करना होगा, ये होगा बैलेंस शीट। तो लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट में यहां आपको मेजर रूप से केवल 3 अकाउंट ही मेंटेन करने हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनके अलावा कोई अकाउंट वगैरह कुछ भी आपको मेंटेन नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही कंसेप्चुअल हर एक चीज को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, और यहाँ में आपके कंसेप्ट में बहुत चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक बच्चे के माइंड में कुछ मेंटेलिटी सेट होती है कि जो चीज समझ में आ रही है तो समझ लो, नहीं समझ में आ रही तो उसको रट लो। बोले यहाँ रटने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो अपने को हर एक पॉइंट को क्लियरली समझना ही होगा। तो एनपीओ के लिए सबसे पहला अकाउंट हम लोग यहां पर प्रिपेयर करने वाले हैं, यह है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा सेकेंड अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करने वाले यह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, इसे नाम देते हैं बैलेंस शीट। तो पूरे एनपीओ में किसी भी क्वेश्चन में इन 3 के अलावा कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं होना है, तो इन 3 अकाउंट का बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बेटा ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो आपका कैश अकाउंट ही है। याद है 11th में आपने कैश अकाउंट तो पढ़ा ही होगा। तो कोई भी अमाउंट अगर कैश में आपको रिसीव हो रहा है तो आप इसे रिसीट्स अकाउंट में मेंशन करेंगे, और अगर आपके यहाँ से कैश आउटफ्लो हुआ है, आपने किसी को कैश का पेमेंट किया है, तो आप इसे पेमेंट अकाउंट के अंदर मेंशन करेंगे। तो इसमें एक तरफ तो क्या आना है, रिसीट्स आनी है,
दूसरी तरफ क्या आना है, बोले पेमेंट आना है, राइट। बड़ा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर देखा जाए तो एक तरह से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पीएनएल। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप क्या लिखते हैं, एक साइड में एक्सपेंडिचर लिखते हैं और दूसरी साइड में आप इनकम मेंशन करते हैं। और बैलेंस शीट, बेटा बैलेंस शीट तो वही बैलेंस शीट है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। एसेट्स और लायबिलिटीज हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं। तो यहां ये है लायबिलिटी साइड, और ये कौन सी हो गई, एसेट साइड हो गई। चलिए बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग अपने ये अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं। मान लेते हैं एक साल के लिए, पूरे साल भर के लिए अपने को ये अकाउंट मेंटेन करना है। तो पूरे साल भर में जब भी आपके पास कैश का कोई अमाउंट आएगा, इफ यू आर गेटिंग एनी कैश फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, जहां से भी आपको कैश मिल रहा है बेटा, आपको उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मेंशन करना है। और वो किस कारण से आया, उस कारण को या तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे या फिर बैलेंस शीट में लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बेटा सपोज करिए आपको 50,000 रुपए रेंट के मिले, तो ये बताओ कैश कितना मिला। बोले सर कैश 50,000 रुपए मिला। कैश अगर 50,000 रुपए मिला तो कैश आया तो वो अपने को रिसीट और पेमेंट अकाउंट में लिखना है। अब बताओ कि ये 50,000 किस चीज के लिए आए थे, वो रीजन क्या था। बोले सर वो रेंट था। तो रेंट के पैसा है, उस रेंट को आपको या तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है या फिर बैलेंस शीट में। सिमिलरली आपने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, आपके पास कैश कितना है, बोले सर 2 लाख रुपए है। वो 2 लाख रुपए तो हम लोग लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अच्छा ये 2 लाख रुपए किस चीज का है, बोले सर हमने लोन लिया। तो वो लोन जो अमाउंट है, वो लोन को या तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है या फिर बैलेंस शीट में लिखना। ठीक है ना। तो यहां पर कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो या तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट में आएगा और उसके रीजन जो होंगे उसको इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में मेंशन करना होगा। बड़े यहां पर रिसीट जो भी होगी ना, इन रिसीट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरी कैपिटल रिसीट। क्या होता है वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं टू रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल मेंशन के लिए क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिसीट। बट सिमिलरली पेमेंट जो होंगे उन पेमेंट को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट्स। तो यहां पर लिखते हैं बाय रेवेन्यू पेमेंट्स और बाय कैपिटल पेमेंट्स। ओके, एक एग्जांपल के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स अगर ये है सपोज 8 लाख रुपीस। रेवेन्यू रिसीट है 8 लाख रुपए की और कैपिटल रिसीट है माना कि 4 लाख रुपए की। तो टोटल पैसा आया अपने पास 12 लाख रुपए। रेवेन्यू रिसीट 8 लाख रुपए और कैपिटल रिसीट 4 लाख रुपए। रेवेन्यू पेमेंट बेटा मान लिया अपना रेवेन्यू पेमेंट का यहाँ पे टोटल 5 लाख रुपए का और कैपिटल पेमेंट हम लोगों ने किया मान लिया टोटल 3,50,000 रुपए। अब बताइए बेटा टोटल हमारे पास कैश आया कितना था, 8 लाख प्लस 4 लाख टोटल 12 लाख रुपए और कैश हमारे यहाँ से गया कितना, 5 लाख और 3,50,000 टोटल 8,50,000 रुपए। तो टोटल 12 लाख रुपए आए और 8,50,000 का हमने पेमेंट कर दिया। हमारे पास अब कैश कितना बचा, बोले सर हमारे पास कैश बैलेंस बचा 3,50,000। ये अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से कैश अकाउंट हुआ, पैसा आया और पैसा गया, लास्ट में कितना पैसा बचा वो अपने यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। नाउ बेटा इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रेवेन्यू रिसीट्स है इसके बारे में बातचीत करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हर एक एलिमेंट रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। जैसे आपने रेंट रिसीव किया, आपने कमीशन रिसीव किया,
आपने स्क्रैप सेल, कोई से माल पुराना माल पड़ा था उसको बेच दिया, उसकी कोई इनकम आपको रिसीव की है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू रिसीव्स हो जाएंगे, जो आपको कैश के रूप में मिलना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कमीशन, रेंट या स्क्रैप सेल्स, ये सारे आपके रेवेन्यू रिसीव्स कहलाएंगे। बेटा रेवेन्यू पेमेंट का मतलब क्या हुआ, तो रेवेन्यू पेमेंट का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर हमने सैलरी पे की है, अगर हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस पे किया, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सारे रेवेन्यू आइटम क्या होता है और कैपिटल आइटम क्या होता है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक बार के लिए आप इसे समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। बेटा कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम, उससे अगर आपको कोई कैश रिसीव हो रहा है या कैश का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये अपने लिए कैपिटल रिसीट होगी, कैपिटल पेमेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने लोन लिया, आपने डिवेंचर इशू किए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट था उसको बेच दिया, आपने कोई फिक्स एसेट बेच दिया, पैसा अगर आ रहा है तो ये रेवेन्यू रिसीट्स, और अगर जा रहा है तो ये कैपिटल रिसीट्स, और अगर पैसा जा रहा है तो ये कैपिटल पेमेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, लोन टेकन, डिवेंचर, और अगर कैपिटल पेमेंट के बारे में बात करें तो अगर हमने कोई फिक्स एसेट्स परचेज किया, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो ये अपने कैपिटल पेमेंट्स हो जाएंगे, राइट। बेटा अब एक बात समझिए, ये जो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स थी, ये है आपकी इनकम, जो पैसा आपके पास आया तो ये आपकी इनकम, इस आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे इनकम साइड में, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स। कितना एजम्पशन दिया था अपने, 8 लाख रुपए, तो रेवेन्यू रिसीट हो गया यहाँ पर 8 लाख रुपए। बेटा रेवेन्यू पेमेंट्स ये है आपके एक्सपेंडिचर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है 5 लाख रुपए। तो बेटा यहां पर 3 लाख रुपए का अपने को डिफरेंस मिल रहा है। अच्छा ये जो कैपिटल नेचर की रिसीट्स है, बेटा पैसा आया है, लोन लिया है या डिवेंचर इशू किए, इसे आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना अमाउंट करना, 4 लाख रुपए। और अगर आपका कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल रिसीट, और कैपिटल अगर एक्सपेंडिचर है, कैपिटल पेमेंट है, तो ये 3,50,000। ओके, बट एक बात बताइए, ये जो कैश बैलेंस बचा, ये कैश बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? तो कैश बैलेंस हमेशा करंट एसेट्स में आप लोग मेंशन करते हैं, तो ये 3,50,000 रुपए का कैश बैलेंस, ये आप लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं, ये 3,50,000 रुपए। और अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बेटा इनकम हुई 8 लाख की, एक्सपेंडिचर हुए 5 लाख रुपए के, तो 3 लाख रुपए का क्या हो रहा है अपने को, प्रॉफिट हो रहा है। मगर चूंकि हम लोगों ने क्या बोला था, ये तो एनपीओ है सर, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर ये प्रॉफिट नहीं लिख सकते तो हम लोग इससे नाम दे देते हैं सरप्लस, रिजर्व सरप्लस। आपने पढ़ाई होगा, ये 3 लाख रुपए का अपने को सरप्लस मिला है, और इस सरप्लस को हम अपनी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर मेंशन करते हैं सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस 0 है, करंट ईयर का इसमें 3 लाख ऐड होके यहाँ लिखते हैं, ये है 3 लाख रुपए। अब देखिए बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, इधर भी 7 लाख रुपीस और इधर भी 7 लाख रुपीस है, बैलेंस शीट टोटल हो गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेटा चाहे किसी भी तरह की कैश की रिसीट्स हो, चाहे किसी भी तरह का कैश का पेमेंट हो, कैश की रिसीट और पेमेंट कहां पर आएंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। यहां पर मैंने लिखा टू रेवेन्यू रिसीट, इंडिविजुअल आइटम लिखेंगे जो हम लोग वास्तव में बनाएंगे, टू कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सैलरी बाकी और जो भी रिसीव हो रही है वो रिसीविंग यहां पर अपन यहां लिखेंगे। कैपिटल नेचर की रिसीट्स है तो भी यहीं पर लिखेंगे, अगर लोन लिया है, चाहे डिवेंचर इशू किए, चाहे अपने फिक्स एसेट्स बेचा है, इन्वेस्टमेंट बेचे, तो वो भी यहीं पर आएगा। टोटल रिसीट्स है ये लिखिए। एक्सपेंडिचर, पेमेंट लिखो चाहे एक्सपेंडिचर लिखो, एक ही बात है।
तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को आपको पेमेंट साइड के अंदर मेंशन करना होगा। बैलेंस जो आएगा वो कैश बैलेंस हो जाएगा जो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होगा। अब यहां से आपको वो रीजन, पैसा आया वो तो यहां लिख दिया, बट उसका रीजन जो होगा वो या तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा या फिर बैलेंस शीट में आएगा। जैसे रेंट अगर आपने रिसीव किया 50,000 रुपए का तो कैश 50,000 आए वो तो यहां पर लिख दिया, बट वो रेंट अगर आपका 50,000 रुपए आया है तो रेंट जो है उसे या तो आप इनकम एक्सपेंडिचर लिखना है या फिर बैलेंस शीट में लिखना है। तो अगर ये रेवेन्यू नेचर का है तो ये कहां आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल नेचर का अगर है तो ये कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि रेवेन्यू नेचर का आइटम किसे माना जाए और कैपिटल नेचर का आइटम किसे माना जाए। इसको हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले बातचीत कर रहे हैं रेवेन्यू आइटम क्या है और कैपिटल आइटम क्या है, इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करें। इसमें नेटवर्क चलिए कंप्लीट।
इसी पॉइंट को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि रेवेन्यू आइटम किसे माना जाए और कैपिटल नेचर का आइटम किसे माना जाए। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे शेयर कैपिटल कहाँ आती है, वैसे बैलेंस शीट में आती है। डिबेंचर कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। लोन कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सभी कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं, राइट। रेंट कहाँ आएगा, इंश्योरेंस कहाँ आएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। पर जहां आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो जो आपकी सोच है वो एकदम सही है। पीएनएल अकाउंट का आइटम हमेशा रेवेन्यू नेचर का मानना है और बैलेंस शीट का आइटम हमेशा कैपिटल नेचर का मानना है। बट यहाँ एनपीओ के केस में हमारे पास कुछ नई नई टर्म्स आ जाएंगी जो हम लोगों ने इससे पहले कई बार सुनी भी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ डाउट क्लियर होता है कि इसे हम लोग रेवेन्यू माने या कैपिटल नेचर का माने। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो कभी लाइफ में आपको एनपीओ चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एक साइड में हम लोग बातचीत करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू आइटम और इधर कैपिटल आइटम। तो रेवेन्यू नेचर का कोई भी आइटम होगा तो रेवेन्यू नेचर का आइटम हमेशा कहां पर आता है, बोले सर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है। और कैपिटल नेचर का अगर कोई भी आइटम होगा तो ये कहां पर आएगा, ये आएगा बैलेंस शीट में। बेटा रेवेन्यू नेचर का आइटम में भी दो कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं, एक है हमारी रिसीट्स और दूसरा क्या हो जाएगा, पेमेंट या एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर के आइटम को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। बताइएगा अगर रेवेन्यू नेचर का आइटम है और ये हमारी रिसीट्स है, रेवेन्यू नेचर का आइटम है और ये अगर हमारी रिसीट्स हमें पैसा मिल रहा है तो ये हमारा कहां पर आना चाहिए, ये आना चाहिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड में, बोले सर रिसीट साइड में, ठीक है। अच्छा रेवेन्यू नेचर का आइटम और ये अपना एक्सपेंडिचर है तो ये कहां आएगा, ये आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कहां पर आएगा ये, एक्सपेंडिचर साइड में। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। कैपिटल नेचर का अगर आइटम है और ये अगर अपनी रिसीट्स है, कैपिटल नेचर का आइटम और हमें पैसा मिला है, लोन हमने लिया है, ये हमारी लायबिलिटी है, तो ये रिसीट्स अगर है तो ये कहां पर आएगा, ये आएगा बैलेंस शीट में और किधर आएगा, ये लायबिलिटी साइड में। बड़ा जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें अपनी लायबिलिटी ही हो, हमें पैसा वापस चुकाना भी पड़े, नहीं। डोनेशन अगर हमारे पास आया जरूरी नहीं है हमें वापस किसी को चुकाना है, बट हम लोग इसे कहां पर लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, ओके। एक्सपेंडिचर के बारे में बातचीत करते हैं तो ये भी बैलेंस शीट में आएंगे, मगर किधर आएंगे, ये आएगा एसेट साइड में, ओके। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो जो आप सोचते हैं कि बैलेंस शीट का आइटम है हमेशा बैलेंस शीट में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पर आपको ये चीजें सोचनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहला पॉइंट, बेटा रेवेन्यू नेचर का आइटम आपको किसको मानना है, जो रेकरिंग नेचर का आइटम हो। अब ये रेकरिंग का मतलब जो लगातार आपको खर्चा करना हो, जो लगातार इनकम आपको मिलने वाली है, रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको ये पार्ट है जो आपको पैसा आता भी रहता है और जाता भी रहता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने जो प्रीमाइसेस ले रखा है वो रेंट पर ले रखा है, और रेंट आपको रेगुलर बेसिस पे पे करना है या कभी कभार 2-5-10 साल में एक बार रेंट पे करोगे, सर ये तो लगातार पे करना है, यानी कि अपना रेकरिंग नेचर का आइटम हो जाएगा। इधर
कैपिटल नेचर का आइटम किसे मानेंगे? जो हमेशा नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे डिवेंचर इश्यू किए, क्या कंपनी हर साल डिवेंचर इश्यू करती है? बोले नहीं सर, 5-10 साल में 20 साल में कभी एक बार डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं। मशीनरी खरीदी, रोज तो मशीनरी नहीं खरीदते हैं, कभी कभार मशीनरी खरीदी जाती है, तो ये सारे आइटम क्या हो जाएंगे? ये नॉन रेकरिंग नेचर के हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जहां आपका कोई कंफ्यूजन हो किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लेकर, वहां पर आपको ये चीजें सोचनी है, समझनी है कि किसे आपको रेवेन्यू नेचर का मानना है, किसको आपको कैपिटल नेचर का मानना है। सेकेंड पॉइंट, बेटा रेवेन्यू नेचर का आइटम वो होंगे जो हमेशा स्मॉल अमाउंट हो, और कैपिटल नेचर का आइटम आप किसे मानेंगे? जो हमेशा बिग अमाउंट हो, लार्ज अमाउंट। अब ये स्मॉल अमाउंट क्या होगा और लार्ज अमाउंट क्या हो गया? जहां पे भी कंफ्यूजन हुआ, देखिएगा कि आपको जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लैक्स ऑफ रुपीस में है और कोई पर्टिकुलर आइटम जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये थाउजेंड्स ऑफ रुपीस में है, बाकी सारे आइटम तो लाखों रुपए में दे रखे हैं, मगर जो आइटम जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो 1000 रुपए में दे रखा है, तो आप इसको क्या मानेंगे? हमेशा स्मॉल अमाउंट मानेंगे। अच्छा, बाकी सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं ये थाउजेंड्स ऑफ रुपीस में, मगर जिस आइटम के बारे में आपको डाउट है वो लैक्स ऑफ रुपीस में, करोड़ ऑफ रुपीस में है, तो आप इसको क्या मानेंगे? बिग अमाउंट मानेंगे। अगर ये स्मॉल अमाउंट है तो रेवेन्यू आइटम माना जाएगा, और बिग अमाउंट है तो ये कैपिटल नेचर का आइटम माना जाएगा। राइट? बोले सर आपने ये तो बता दिया कि सारे आइटम थाउजेंड में है और कोई लैक्स में है, तो लैक्स वाले को तो लार्ज अमाउंट मानेंगे, बिग अमाउंट मानेंगे, सारे लैक्स में है कोई स्मॉल में है तो उसे हम लोग स्मॉल मानेंगे। सर सारे आइटम भी थाउजेंड्स में और जो आइटम हम सोच रहे हैं वो भी थाउजेंड्स में, सारे आइटम लैक्स में और हम जो सोच रहे हैं वो भी लैक्स में, तो क्या करेंगे? फिर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर जो आइटम स्मॉल और बिग लेना है ना, ये आपको पर पर्सन सोचना है। एक पर्सन का अमाउंट वो कितना है? जैसे एग्जांपल के रूप में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और फ्यूचर में आप भी सीए या सीएस जो भी बनने वाले हैं, सीए में बनने वाले हैं, अपनी इंस्टीट्यूट हर साल अपने से एक फी चार्ज करती है। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए फीस है सपोज 4000 रुपीज, और टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट है कितने बेटा? मान लिया टोटल 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बेटा 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हर साल इंस्टीट्यूट को कितना रुपया देते हैं? 4000 रुपया देते हैं। इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन फीस। बताओ ना बेटा, 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट 4-4 हजार रुपए हर साल कंपनी को या सीए इंस्टीट्यूट को देते हैं, टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा ये अमाउंट होता है 80 करोड़ रुपए। टोटल कितना हो गया? 80 करोड़। अब बताओ नहीं आता 80 करोड़ रुपए का अमाउंट छोटा है या बड़ा है? बोले सर 80 करोड़ तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बट एक पर्सन ने कितना रुपया दिया? बोले सर 4000 रुपया दिया। अगर मुझे एक ट्रायल बैलेंस दे रखा हो और उस ट्रायल बैलेंस में सारे के सारे आइटम लैक्स ऑफ रुपीज में हो, मगर सब्सक्रिप्शन फीस लिखी हुई है उसमें 80 करोड़ रुपए, और यहां मुझे डाउट चल रहा है कि यार 80 करोड़ को मैं स्मॉल अमाउंट कंसीडर करूं या लार्ज अमाउंट कंसीडर करूं, तो मुझे क्या देखना होगा? पर पर्सन कितना है? बोले सर 4000 रुपए। जब सारे आइटम लैक्स ऑफ रुपीज में और एक जना 4000 रुपए दे रहा है तो उसको क्या मानना है? बोले सर इसको आपको स्मॉल अमाउंट मानना पड़ेगा, और अगर मैं इसको स्मॉल अमाउंट मानता हूं तो फिर ये मेरे लिए कौन सा आइटम हुआ? ये रेवेन्यू नेचर का आइटम। तो हमेशा क्या लिखिएगा? सारे आइटम मुझे करोड़ ऑफ रुपीज में दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शन फीस भी करोड़ ऑफ रुपीज में दे रखी है, बट आई हैव टू कंसीडर द सब्सक्रिप्शन फीस फॉर वन पर्सन एंड इट इज जस्ट 4000 रुपीज, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू कंसीडर इट एज ए स्मॉल अमाउंट। और अगर ये स्मॉल अमाउंट है तो इसे मैं रेवेन्यू नेचर का आइटम कंसीडर करूंगा। इज इट क्लियर? बोले सर अगर किसी क्वेश्चन में पर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करें? तो बेटा उस केस में
सारे आइटम लैक्स ऑफ रुपीज में, जिस आइटम के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी लैक्स ऑफ रुपीज में, तो आप इसे स्मॉल अमाउंट कंसीडर कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए पर पर्सन जितने भी नंबर ऑफ पर्सन इकट्ठे होंगे, क्योंकि एनपीओ के अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो अमाउंट हमेशा पर पर्सन के आधार पर आएगा, पर पर्सन के आधार पर आएगा, तो आप इसे स्मॉल अमाउंट कंसीडर करेंगे। ओके, तो 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस किया था, कब आइटम को रेवेन्यू नेचर का मानना है और कब आइटम को कैपिटल नेचर का मानना है। पहला पॉइंट, कंफ्यूजन हो तभी ये सोचना है, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो जो आपके माइंड में है हमेशा वो क्लियर रखे है। फर्स्ट पॉइंट, रिकरिंग नेचर का आइटम है, जो रेगुलर बेसिस पर अगर आपका इनकम हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर आपको कोई पेमेंट करना है, तो वो हमेशा क्या मानेगा आप, रेवेन्यू आइटम मानेंगे। नॉन रिकरिंग नेचर का है, कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है, तो आप इसी का मानेंगे कैपिटल नेचर मानेंगे। स्मॉल अमाउंट है तो उस केस में रेवेन्यू नेचर मानना है, लार्ज अमाउंट या बिग अमाउंट है तो इसे कैपिटल नेचर का मानना है। थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं, रिसीट्स। बेटा कोई भी रिसीट अगर जनरल पर्पस के लिए है तो हम लोग इसे हमेशा रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, और इधर रिसीट जो होगी ना ये होगी स्पेसिफिक पर्पस, और अगर ये रिसीट स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुई तो हम लोग इसे क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर का मानेंगे। बोले सर ये कब समझ में आया कि स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है, जनरल पर्पस क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप कभी भी किसी मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर कुछ डोनेशन देकर और साथ में कोई इंटेंशन नहीं कि डोनेशन आपने किसके लिए दिया, तो उस केस में हम लोग इसे मानते हैं ये जनरल पर्पस। बट सपोज करिए आपने 50 लाख रुपए किसी मंदिर में डोनेट किए, किस लिए, बोले सर इस मंदिर के अंदर आपको एक धर्मशाला बनानी है, तो धर्मशाला बनाने के लिए अगर आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं तो ये हो गया यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पस। और जब स्पेसिफिक पर्पस की कोई रिसीट उस मंदिर को मिली तो इसे कैपिटल नेचर का आइटम कंसीडर करेंगे, और जनरल पर्पस के लिए कोई भी रिसीट आ रही तो इसे रेवेन्यू नेचर का आइटम कंसीडर किया जाएगा। इज इट क्लियर? बेटा आप में से कोई स्टूडेंट किसी मंदिर में जाता है और बोलते हैं कि साहब ये भगवान की मूर्ति हम लोग अपनी तरफ से नई और लगाना चाहते हैं, 2 मूर्तियां यहाँ पर नहीं लगाई जाए, जिसके लिए हम 11 लाख रुपए मंदिर को डोनेट कर रहे हैं, ये अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बेटा कोई गेम्स एकेडमी है जो एनबीए के रूप में चल रही है और आपने वहां जाकर 5 लाख रुपए दिए, बोले एक हमारी तरफ से टूर्नामेंट करा दिया जाए, आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा दिया है, ये कैपिटल नेचर की रिसीट मानी जाएगी। बट आपकी इच्छा है कि भाई हमारे पास लाख रुपए पड़े हैं, किसी को देने हैं, आपने 1 लाख रुपए डोनेशन दे दिया विदाउट एनी रीजन, तो उस केस में हम लोग इसको क्या मानने वाले हैं, ये जनरल पर्पस है, और जनरल पर्पस अगर रिसीट है तो ये रेवेन्यू नेचर का आइटम माना जाएगा। इज इट क्लियर? अब एक छोटा सा पॉइंट, बेटा सपोज करिए हमारे माइंड में ये आ रहा है कि सर एक स्मॉल अमाउंट है, बट वो हमने दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो सर आप तो फंस गया, आपने क्या बोला स्मॉल अमाउंट है तो उसको क्या मानना है, रेवेन्यू नेचर, बट स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो क्या मानना है, कैपिटल नेचर। अब आप बताओ इसका क्या करें। बोले सर मैं एग्जाम में पास होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, मुझे लगा मेरी मेहनत में थोड़ी कुछ कमी रह गई, तो मैंने सोचा भगवान को कुछ प्रलोभन दे दिया जाए। हम मंदिर में गए और वहां जाके भगवान को बोला भगवान ये 101 रुपए चढ़ा रहा हूं, किसके लिए, मुझे पास करा दे। बेटा 101 रुपए का अमाउंट छोटा अमाउंट है, बट आपने स्पेसिफिक पर्पस कर दिया मुझे पास करा देना, इसके लिए 101 रुपए दे रहा हूं। अब क्या करेगा, रेवेन्यू नेचर का माने या कैपिटल नेचर, इसको भी क्लियर कर लेते हैं बहुत अच्छे से एक छोटे से एग्जांपल के साथ। बेटा सपोज करिए जन्माष्टमी नाम तो सुना होगा, भगवान कृष्ण का जन्म होता है। इस दिन मंदिरों के अंदर, बहुत सारे मंदिरों के अंदर जो भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, इसमें काफी सारी कुछ डेकोरेशन वगैरह होता है, काफी पब्लिक इकट्ठी होती है और काफी सारे उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे किया जाता है।
थोड़ा सब जब मैं छोटा था तब की बात कर रहा हूं, तब मैं एक मंदिर में गया और मंदिर के हालात किस तरह के थे, मान लेते हैं ये बड़ा सा चौक मंदिर का, बड़े ये अपना मंदिर का टावर, ये बीच में, ठीक है, और यहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। बट इस मंदिर के बीच में एक पर्टिकुलर जगह पर चारों तरफ से रस्सियां बांधकर एक चौकोन जगह बना दी गई, प्लेटफॉर्म बना दिया गया और पीछे की तरफ यहां लगा दी गई कुछ चेयर्स, राइट। बेटा मैं भी इस मंदिर में एंटर हुआ। इस मंदिर के इस पूरे ग्राउंड के बीच में एक जगह बना दी गई जहां एक झूला लगा दिया गया था और इस झूले में हमारे भगवान कृष्ण को सुला दिया गया। अब पब्लिक आना शुरू होती है, पब्लिक इस मंदिर में बैठना शुरू करती है, जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां जाकर बैठ रहा है। पूरा मंदिर पब्लिक से फुल। बेटा मैं भी जब इस मंदिर में गया तो यहां जाकर बैठने लगा, बट चेयर पड़ी हुई, चलो यहां जाके बैठ जाते हैं, तो मुझे लोगों ने लगा नहीं ये चेयर है कुछ वीआईपी लोगों के लिए। उनका ठीक है सर, हम तो वीआईपी है नहीं, चलो कहीं पर भी जाके बैठ जाते हैं। बेटा ये मैं यहां पर बैठा हूं, अब कुछ पब्लिक आती है, वो वीआईपी है, वो यहां आके बैठ गए साहब। भजन कीर्तन पूजन सब चालू हो गए, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। तभी एक आदमी जिसने कुछ तिलक लगा रखे थे और पंडित जी जैसा नजर आ रहा था, ये आदमी आया और यहां से पीछे से एक आदमी वीआईपी इसमें लीला में से उठ के आया और इन पंडित जी के कान में कुछ बोला। तो पंडित जी ने जोर से अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया? बोले मिस्टर एक्स ने इस मंदिर में एक धर्मशाला बनाने के लिए 51 लाख रुपए का डोनेशन दिया। पूरी पब्लिक खुश, तालियां बजने लगी, बोले 51 लाख रुपए का डोनेशन मिला। बोले 51 लाख रुपए का डोनेशन किसने मिला? धर्मशाला बनाने के लिए। वो सज्जन अपनी जगह सीट पे जाके बैठ गए। तभी एक दूसरे सज्जन आए, उन्होंने पंडित जी के कान में कुछ बोला। पंडित जी ने फिर माइक पर जोरदार अनाउंसमेंट किया कि मिस्टर वाई ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, रिनोवेशन के लिए 21 लाख रुपए का डोनेशन दिया। पब्लिक को बोले 21 लाख रुपए मिल गए साहब। तभी एक तीसरे लोग आए, उन्होंने आके बोला कि मंदिर के लिए हम लोग भी कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने, पंडित जी ने फिर अनाउंस किया कि मिस्टर जेब ने मंदिर के लिए पास में एक जगह है, 31 लाख रुपए उस जगह के लिए दिए। बेटा जिन जिन लोगों के लिए पंडित जी बोल रहे थे सबने बोल लिया। इतनी देर से मैं भी यहां बैठा बैठा सोच रहा था कि साहब मैं भी कुछ दान करना चाहता हूं। जब ऐसे माहौल में बैठते तो इच्छाएं हो जाती है, तो मेरी भी इच्छा हो गई। मैं वहां से उठकर यहां तक आया, तब तक ये पंडित जी यहां से गायब हो गए। और इन पंडित जी ने यहां पर क्या किया, एक बॉक्स रख दिया, मनी बॉक्स। मैं ढूंढ रहा था पंडित जी को कि मेरे लिए भी कुछ अनाउंसमेंट होगा, मगर पंडित जी गायब हो गए। अब जनरल पब्लिक रह गई थी कि उन्हीं के लिए चाहिए। ये मनी बॉक्स रख दिया सब, जिसको जो भेंट पूजा डालनी है उसमें डाल दो। अब मैंने अपनी जेब से नोट निकाला 500 रुपए का, और मुझे 500 रुपए देने हैं, मगर मेरी इंटेंशन ये है कि हम भगवान के लिए कुछ नई चीज करना चाहते हैं, उसके लिए 500 रुपए देने हैं। तो उधर से दूसरे पंडित जी आए, मैंने उनसे बोला यार वो पहले वाले पंडित जी का मुझे 500 रुपए देने हैं, किसी नए काम के लिए देने हैं। तो उन्होंने बोला कि इस बॉक्स के अंदर डाल दो। अब मैं यहाँ पर जब बॉक्स में डालने वाला था तो जेब से 500 रुपए बड़ी वो खुशी से निकाल रहा था, 500 रुपए डाल रहा हूँ, 500 रुपए डाल रहा हूँ। तो दूसरे लोग और थे, किसी का हाथ में 2000 का नोट था, किसी का हाथ में पूरी 500 रुपए की गड्डी थी, 5000 रुपए एक साथ डाल रहा था। अब मेरी अमाउंट उसके अंदर वो छोटी सी नजर आ रही।
बट मैं देना चाह रहा हूं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, मुझे अल्टीमेटली इसके अंदर डालना पड़ा, ना मेरे लिए अनाउंसमेंट हुआ, ना कुछ रीजन कहीं पर डिस्क्लोज हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल अमाउंट होता है ना, वो कभी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं माना जा सकता। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, मंदिर में अगर आप जाते हैं, भगवान को बोलते हैं सर 101 रुपए दूंगा और मुझे पास करा दो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये 101 रुपए नहीं माने जाते हैं। तो ये आपका पर्पस किस में आएगा, फिर जनरल पर्पस में आएगा, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। हाँ, आप ये बोलो एक नया मंदिर बनाऊंगा, उसके लिए आप पैसा दे दीजिए, फिर भगवान को बोलिए मेरे पास, उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, फिर उसको हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां पर स्मॉल अमाउंट कभी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हो सकता, स्मॉल अमाउंट हमेशा जनरल पर्पस के लिए ही माना जाएगा। और स्मॉल अमाउंट किस बेसिस पे देखना है, स्मॉल अमाउंट हमेशा पर पर्सन के बेसिस पे देखना है। ओके बेटा, पेमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर या पेमेंट, बेटा अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आपने अगर किया है, कोई भी पेमेंट अगर आपने किया है और उसका बेनिफिट केवल करंट ईयर के लिए मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको रेवेन्यू नेचर का आइटम मानेंगे। बेनिफिट फॉर करंट ईयर ओनली। कोई भी एक्सपेंडिचर है, कोई भी पेमेंट है, उसका बेनिफिट अगर करंट ईयर के लिए मिला, तो आपको इसे क्या मानना होगा, रेवेन्यू नेचर का आइटम मानना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने अपनी फैक्ट्री का रेंट पे किया, रेंट का बेनिफिट आपको केवल उसी साल में मिलेगा, तो यानी कि ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक रेवेन्यू नेचर का आइटम। बेटा अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, अगर आपने कोई पेमेंट किया और उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर के अंदर मिलता है, अगर उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट ईयर में मिलता है, तो आप इसे क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर का आइटम मानेंगे। जैसे कोई फिक्स एसेट्स आपने खरीदा, मशीनरी आपने खरीदी, तो मशीन का बेनिफिट केवल करंट ईयर में नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो फ्यूचर में भी आती रहेगी, तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, कैपिटल नेचर के आइटम हो जाएंगे। बेटा ये चीजें हमें तब सोचनी है जब हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन हो कि इस आइटम को मुझे क्या मानना है, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर। पहली चीज, अगर ये रेकरिंग नेचर का आइटम है, लगातार आपके यहाँ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसे रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। नॉन रेकरिंग है तो इसे कैपिटल नेचर का मानेंगे। सेकंड, स्मॉल अमाउंट है, रेवेन्यू नेचर, बिग अमाउंट या लार्ज अमाउंट है तो कैपिटल नेचर। स्मॉल अमाउंट पर पर्सन के बेसिस पर कंसीडर करना है। रिसीट्स अगर जनरल पर्पस के लिए, अगर कोई पैसा आपको मिला और वो जनरल पर्पस के लिए, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो आप इसे रेवेन्यू नेचर का आइटम मानेंगे। और रिसीट्स अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो आप इसे कैपिटल नेचर का आइटम मानेंगे। और पेमेंट या एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, बेनिफिट केवल करंट ईयर के लिए मिल रहा है, तो आप इसे रेवेन्यू नेचर का माने। और पेमेंट का अगर बेनिफिट आपको नेक्स्ट पीरियड में मिल रहा है, तो आप इसे कैपिटल नेचर का मानेंगे। तो रेवेन्यू आइटम क्या है, कैपिटल आइटम क्या है, ये अपने पॉइंट डिस्कस किया। 3 अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किए, मगर अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे डोनेशन, लीगेसी, सब्सक्रिप्शन फीस, स्क्रैच, इन सबको किस तरीके से एनपीओ में ट्रीट करना है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज